बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवदनाज, बॉटनी की लेक्चरर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स का पार्ट 4 एक्सप्लेन करूंगी। आज हम स्टडी करेंगे डार्क रिएक्शन, फिर उसकी फेसेस एक्सप्लेन करूंगी, कार्बो ऑक्सीलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, फिर हम ओवरऑल साइकिल को स्टडी करेंगे। डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या केल्विन बेंसन साइकिल या रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल भी कह सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही क्लोरोप्लास्ट में होते हैं और इसके स्ट्रक्चर को भी अच्छी तरह समझा था। दोबारा इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन होती है और अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर थैलेकॉइड मौजूद होते हैं। जब बहुत सारे थैलेकॉइड्स मिल जाते हैं तो इसको हम ग्रैनम कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड्स या स्टैक ऑफ थैलेकॉइड्स आर नोन एज ग्रैनम। ठीक है। अच्छा, जो इसमें एक्वस स्पेस होती है वो कहलाती है स्ट्रोमा। जो लाइट रिएक्शन है वो होता है थैलेकॉइड में, जबकि डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको लाइट एनर्जी डायरेक्टली रिक्वायर्ड नहीं होती है, बल्कि वो केमिकल एनर्जी को एटीपी और NADPH की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। इस साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है ट्रायोस फॉस्फेट में। ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब क्या होता है? ट्रायोस यानी 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें फॉस्फेट मौजूद हो। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है। ये अभी हम पूरा डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसे। एंड फाइनली जो है कार्बोहाइड्रेट्स में, तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है इसमें वो कहलाता है ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। ठीक है। ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्लिसरेट को कैपिटल G से और फिर 3 और फॉस्फेट कैपिटल P से, यानी G3P, जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें ये स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं उनको कहते हैं C3 प्लांट्स, और ऐसे साइकिल को हम क्या कहते हैं? C3 साइकिल। केल्विन साइकिल में 13 मेन रिएक्शंस होते हैं जिनको कैटेलाइज करते हैं 11 एंजाइम्स। इसमें 3 फेसेस होते हैं। पहली फेज कहलाती है कार्बो ऑक्सीलेशन, दूसरी रिडक्शन और तीसरी रीजनरेशन। कार्बो ऑक्सीलेशन फेज को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बो ऑक्सीलेशन एक्चुअली होता क्या है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ। कार्बो ऑक्सीलेशन को हम कार्बन फिक्सेशन भी कह सकते हैं। इस फेज के दौरान 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के कंबाइन होते हैं 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में, और बनाते हैं प्रोडक्ट के 6 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, या इस प्रोडक्ट को हम ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट भी कह सकते हैं। ठीक है। ये प्रोडक्ट एक्चुअली डायरेक्टली नहीं बनता, बल्कि दरमियान में एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है। इस अनस्टेबल प्रोडक्ट को हम इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के पहले स्ट्रक्चर को देख लीजिए। इसमें 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं, और पहले और 5वें वाले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये कंबाइन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सिर्फ एक कार्बन है, यानी जो प्रोडक्ट बनना है उसमें 6 कार्बन होने चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन होते हैं रिबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में। इस रिबिस्को को हम राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बो ऑक्सीलेज भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये कंबाइन होके बनाते हैं अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं कीटो एसिड। ठीक। इसमें होते हैं कार्बन के 6 एटम, 1 2 3 4 5 6, और पहले और छठे कार्बन पे अटैच होते हैं फॉस्फेट के ग्रुप। फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है। जिसको हम 3PGA भी कह सकते हैं या
G3P भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हो जाए कम तो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कंबाइन हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और एंजाइम जो है इनके दरमियान जो होता है वो कहलाता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज, और फिर डार्क रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और फिर फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं सेकेंड फेज को यानी रिडक्शन को। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस फेज के दौरान गिल्सरेट 3 फॉस्फेट यानी G3P रिड्यूस हो जाता है गिल्सरेट 1,3 बाइफॉस्फेट में यानी 1,3G1,3P में, और फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है ट्रायोस फॉस्फेट में यानी 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो, ठीक है। यहाँ तो 3 फॉस्फो गिल्सरेल्डिहाइड Ga3P और डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट यानी DHAP बनते हैं, ठीक है। किस तरीके से 6 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फो गिल्सरेट के कन्वर्ट किस तरीके से होते हैं, 6 मॉलिक्यूल 1,3 बाइफॉस्फो गिल्सरेट में। पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लें कि ये 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके तीसरे कार्बन पे अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब ये कन्वर्ट किस तरीके से होगा 1,3 बाइफॉस्फो गिल्सरेट में, आपको याद होगा कि लाइट रिएक्शन के दौरान ATP प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 3 फॉस्फो गिल्सरेट के साथ 6 मॉलिक्यूल ATP के आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो 6 ATP जो अटैच होते हैं इसके साथ 6 फॉस्फेट निकल जाते हैं, ठीक है। तो ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 6 ADP में, ठीक। तो ये ADP की एनर्जी खत्म हो जाती है तो ये फिर दोबारा लाइट रिएक्शन में एंटर हो जाता है जहाँ पे वो दोबारा जो है ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ये साइकिल चलते रहती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है, अब आपने यहाँ पे देखा था कि पैसिव तीसरे वाले में कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच था। अब क्या होता है पहले वाले कार्बन और तीसरे पे तो था ही अटैच, पहले पे भी 6 फॉस्फेट आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट अब जो बन गया है 1,3 बाइफॉस्फो गिल्सरेट यानी या हम गिल्सरेट 1,3 बाइफॉस्फेट भी कह सकते हैं यानी G1,3P भी कह सकते हैं, ठीक। अब ये कन्वर्ट किस तरीके से गिल्सरेट 6 मॉलिक्यूल गिल्सरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हो सकता है। दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा लाइट रिएक्शन में बना था वो क्या था NADPH, ठीक। तो यहाँ आके 6 मॉलिक्यूल NADPH के अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ क्योंकि इसमें NADPH में आपको पता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे NADPH आके अटैच हो जाता है जिसकी वजह से फिर ये NADP जो है DPH में से हाइड्रोजन निकल जाती है और इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये दोबारा लाइट रिएक्शन में चले जाता है NADP और फिर वहां से दोबारा कन्वर्ट हो जाता है NADPH में और ये साइकिल चलते रहती है, ठीक। अच्छा, इसी के साथ इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन भी निकले, हाइड्रोजन भी निकले और 6 फॉस्फेट ग्रुप भी निकल गए, ठीक। यहाँ पे यानी यहाँ पे जो पहले वाले कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच था अब वो निकल जाता है वापस और क्या बना लेते हैं गिल्सरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी Ga3P दोबारा बन जाता है, ठीक। अब जो प्रोडक्ट बन गया तो 6 मॉलिक्यूल गिल्सरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बन गए जिनमें से एक मॉलिक्यूल आगे जाके बनता है, एक मॉलिक्यूल निकल जाता है जो कि बनाता है ग्लूकोज या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और बाकी 5 जो गिल्सरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं ये जाके दोबारा रीजनरेट करते हैं, ठीक। तो ओवरऑल रिएक्शन को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि 6 मॉलिक्यूल गिल्सरेट 3 फॉस्फेट के कंबाइन होते हैं 6 मॉलिक्यूल ATP के साथ और 6 मॉलिक्यूल NADPH के साथ और बनाते हैं 6 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फेट गिल्सरेल्डिहाइड के और इसके साथ ही बनता है 6 ADP और 6 NADP और 6 फॉस्फेट निकलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं लास्ट में ये प्रोडक्ट 3 फॉस्फो गिल्सरेल्डिहाइड के साथ डाईहाइड्रो
ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बन रहा है यानी DHAP। तो ये क्या है, ये सिर्फ इसका पॉलीमर है, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता, होता सेम ही है। ठीक, थर्ड फेज कहलाती है रीजनरेशन यानी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन। 3 कार्बन कंपाउंड्स रीअरेंज होते हैं और बनाते हैं 5 कार्बन यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें इन्वॉल्व जो होते हैं वो एंजाइम्स 5 से 11 तक एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देखिए यहाँ पे आपने लास्ट जो फेज पढ़ी थी उसमें ये देखा था कि एक जो है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो अलग हो गया था और उसने ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए थे, जबकि बाकी वाले जो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 5 जो बचे थे मॉलिक्यूल वो आगे जाके रीजनरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है कन्वर्ट होते हैं राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में दोबारा रीजनरेट कैसे होते हैं, इनको यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए होगी, ATP, यानी 3 ATP आके मज़ीद अटैच हो जाते हैं और इसमें से ATP अटैच होने की वजह से 3 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आके इसमें कंबाइन हो जाते हैं, यानी ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ADP में। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पहले जो था 3 कार्बन थे इसमें और फॉस्फेट जो है सिर्फ तीसरे वाले पे अटैच था। अब ये कन्वर्ट होता है 5 कार्बन ये मॉलिक्यूल में जिसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और इसके पहले और 5वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम इक्वेशन के थ्रू देख लेते हैं। 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कंबाइन होते हैं 3 मॉलिक्यूल ATP के साथ और कन्वर्ट होते हैं 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज बाइफॉस्फेट में, और इसके रिजल्ट में बन रहा होता है 3 ADP और 2 ग्रुप फॉस्फेट के। ये किस तरीके से होता है अब हम आगे जाके देखते हैं पूरी डिटेल। अब साइकिल का ओवरऑल रिव्यू कर लेते हैं। 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज बाइफॉस्फेट के कंबाइन होते हैं 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में और बनाते हैं 6 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। ठीक है, और फिर 6 मॉलिक्यूल ATP के कंबाइन होते हैं और बनाते हैं प्रोडक्ट 6 मॉलिक्यूल 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के। इसी तरह 6 मॉलिक्यूल NADPH के ऐड करते हैं 6 हाइड्रोजन आइंस को और 6 इलेक्ट्रॉन्स को, और इसके साथ ही निकलते हैं 6 फॉस्फेट जो यहाँ पे ऐड हुए थे वो यहाँ पे वापस निकल गए। ठीक, और प्रोडक्ट जो बना है वो 6 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। इनमें से एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का वो बनाता है ग्लूकोज और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जबकि 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कंबाइन होते हैं 3 मॉलिक्यूल ATP के साथ और फिर रीजनरेट करते हैं 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्बन एटम ओवरऑल साइकिल में कितने हैं। राइबोलोज बाइफॉस्फेट राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को अगर आप देखें तो इसमें कार्बन एटम है 5, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। ठीक है, और मॉलिक्यूल है 3, यानी 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 कार्बन एटम है इसमें। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन एटम है और 3 मॉलिक्यूल हैं इसके, तो 1 into 3 यानी 3 कार्बन यहाँ पे टोटल मौजूद है। राइट, तो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बनना है उसमें होने चाहिए 18। कैसे, इसमें रिएक्टर में आपके पास 15 थे और दूसरे रिएक्टर में 3 कार्बन थे, यानी 15 + 3 18 कार्बन आपके पास प्रोडक्ट में होने चाहिए। ठीक है, जो पहला हमारा प्रोडक्ट जो है बना था जो अनस्टेबल था कीटो एसिड का, ठीक है, उसमें हमारे पास कार्बन एटम थे 6 और मॉलिक्यूल थे 3, यानी टोटल 18 कार्बन हमारे पास थे। ठीक, इसके बाद दोबारा जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, जिसमें 6 मॉलिक्यूल होते हैं और कार्बन एटम कितने होते हैं 3,
तो 6 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इसमें भी 18 बने। इसी तरीके से दूसरा जो प्रोडक्ट बना है 1,3 बाई फॉस्फोगिलिसरेट, इसमें भी 6 मॉलिक्यूल है और कार्बन कितने एटम कितने हैं 3, तो 3 को आप 6 से करोगे तो यहाँ पे भी 18 ही बने। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बना है आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, इसमें 6 मॉलिक्यूल हैं इसके और 3 कार्बन है, तो 6 × 3 कितने हो गए 18, राइट। अच्छा, अब जो नेक्स्ट आपके पास इसमें ये जो एक इसका मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, इसमें कार्बन एटम है 3 और मॉलिक्यूल है 1, यानी टोटल 3 कार्बन इसमें से निकल रहे हैं। ये वही कार्बन निकल रहे हैं जो पहले यहाँ पे ऐड हुए थे, ठीक है। यहाँ पे देखें 3 कार्बन टोटल निकले और टोटल यहाँ इस स्टेप में 3 कार्बन ऐड हुए थे, ठीक। अच्छा, अब ये यहाँ जाके जो 5 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जो आगे जाके रीजनरेट हो रहे हैं, इसमें कार्बन एटम है 3 और मॉलिक्यूल है कितने 5, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 15, ठीक है। अच्छा, अब ये जाके रीजनरेट कर रहे हैं और बनाते हैं 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज 1 बाई फॉस्फेट के, जिसमें कार्बन एटम है 5 और मॉलिक्यूल है 3, ठीक है। यानी टोटल कार्बन कितने हो गए आपके पास 15, ठीक है। तो यहाँ भी 15 कार्बन बने और यहाँ पे भी 15 कार्बन। कार्बन की तादाद सेम है लेकिन मॉलिक्यूल और कार्बन एटम की शुरू में तादाद फर्क थी। देखिए शुरू में कार्बन एटम थे हमारे पास 5 और मॉलिक्यूल थे 3, और अब जो है हमारे पास मॉलिक्यूल है 5 और कार्बन एटम है 3, यानी टोटल कार्बन एटम पहले और आखिरी दफ़ा जो है वो सिमिलर है। अब हम फॉस्फेट का चेक कर लेते हैं, ठीक है। फॉस्फेट जो है यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऐड हुए थे, जो कि नेक्स्ट स्टेप में 6 फॉस्फेट यहाँ पे निकल गए, ठीक है। यहाँ पे ये बैलेंस हो गया और 6 NADPH बने और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयंस निकल गए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जाके जो है हमारे पास टोटल यहाँ पे मॉलिक्यूल 5 है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे 1 है, तो कितने हो गए 5 फॉस्फेट टोटल है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो ऐड हुए हैं वो 3 ATP हुए हैं ऐड, इसी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल में 3 ATP ऐड हुए, तो इसका मतलब है फॉस्फेट यहाँ पे कितने थे 5 और यहाँ पे अब फॉस्फेट कितने हो गए 3 और 5 टोटल कितने 8 ATP यहाँ पे ऐड हुए, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बना है राइबोलोज 1 बाई फॉस्फेट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने फॉस्फेट है 1 और 2 फॉस्फेट है और मॉलिक्यूल है 3, यानी 3 × 2 6, तो 6 फॉस्फेट है, जबकि होने कितने चाहिए थे 8। इसका मतलब है कि 2 फॉस्फेट इस स्टेप में निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये वही फॉस्फेट है जो हमने इक्वेशन में यहाँ पे शो किया था। यहाँ पे अगर आप देखें 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो कंबाइन होते हैं 3 ATP के साथ बनाते हैं 3 राइबोलोज 1 बाई फॉस्फो 1,5 बाई फॉस्फेट और 3 मॉलिक्यूल ADP के, और ये देखें 2 ATP निकल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने हो गए 5 मॉलिक्यूल ये कंबाइन होते हैं, मल्टीप्लाई करें 1 फॉस्फेट से तो कितने हो गए टोटल 5 यहाँ पे, और यहाँ पे कितने 3 ATP, ठीक है 3 फॉस्फेट, यानी टोटल कितने हो गए यहाँ पे 8, रिएक्टर में से 8 निकल गए। और यहाँ पे राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट में जो है 3 मॉलिक्यूल हैं इसके और फॉस्फेट कितने हैं 2, यानी 3 × 2 6, ठीक है। और यहाँ पे फॉस्फेट जो निकल रहे हैं वो कितने हैं 2 और टोटल जो बच रहे हैं वो कितने हैं 6, ठीक। अब समझ आ गया होगा आपको फॉस्फेट का और कार्बन एटम की तादाद पूरी साइकिल में। अब देखते हैं कंजम्पशन ऑफ केल्विन साइकिल फॉर नेट सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इस मॉलिक्यूल में तकरीबन 9 मॉलिक्यूल्स ATP के इस्तेमाल होते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स NADPH प्लस हाइड्रोजन आयंस के इस्तेमाल होते हैं, जो कि ये दोनों जो हैं दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं लाइट रिएक्शन में जाकर। उम्मीद है आपको डार्क रिएक्शन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू।